गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो 12 बजे हम लोग लेके आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मंडे टू फ्राइडे अलग अलग स्पीकर के साथ, अलग अलग ट्रेनर के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं, मिलते हैं दोस्तों, जिसका उद्देश्य भी एक ही है कि हम आपको, आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं। जो भी नॉलेज है, क्योंकि कहा जाता है कि नॉलेज, ज्ञान से ही हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, एक कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे लीडर हैं, आप सब 12 बजे समय के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना कीमती समय हमें देते हैं। तो हमारा भी एक ही मकसद रहता है कि जुड़े हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ और जानकारी हम मुहैया कराएं, प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज की एक धमाकेदार मीटिंग स्टार्ट हो उससे पहले जो लिंक आपको मिला है अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, इसे आप अपने फैमिली ग्रुप में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग के साथ जुड़ सकें और उसका फायदा ले सकें। तो साथियों, आप ज्यादा समय में नहीं लूंगा, और जैसा कि आपको पता है कि आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो भी हमारे बीच से हैं, और वो झारखंड के पीआईसी हैं। उनके पास एक लंबा अनुभव है। आप उन्हें टाइम टाइम पे 12 बजे की मीटिंग में वो आते रहते हैं, हमें अपना गाइडेंस, अपना अनुभव और अपना नॉलेज के माध्यम से हमें सिखाते रहते हैं। तो आज फिर सर ने हमें समय दिया है, तो मैं सर का एक बार जोरदार आपकी तालियों के साथ सर का स्वागत करूंगा, और मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पे श्री जानिसार असगर जी को। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग रवि जी। थैंक यू सो मच इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए और जो जूम मीटिंग का जो पर्पस है उसको समझाने के लिए। और मेरे तरफ से भी ये आग्रह रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ला सके, ताकि उनको डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से उसको कैसे पोजीशन करनी है, हमारा क्षेत्र क्या हो सकता है, टारगेट एरिया क्या हो सकता है, उसको समझने में आसानी हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। रवि जी, आपका थोड़ा सहयोग चाहिए होगा हमें अपना पीपीटी शेयर करने के समय। और मैं अपने कलीग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनको आप एंटर कराते रहेंगे। और मैं शेयर करता हूँ, एक बार चेक कीजिएगा। बिल्कुल सर। दिख रहा है सर? यस सर, विजिबल। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग, आज जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा जो लास्ट हमारा जो सेशन रहा था उसको लेकर के। उस टाइम में हमने फाइनेंशियल फ्रीडम पे प्रोग्राम लिया था। वो फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको बताया गया था कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमको तो सबसे पहले एक चीज समझना होगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, जब हम किसी काम को जब हम दोहराना शुरू कर देते हैं, हमारी टीम वो दोहराती चली जाती है जो अच्छा जो काम होता है उसको, तो फिर वो डुप्लीकेशन ही है जो कि हमको फ्री कराता है और हमारा जो इनकम है उसको बढ़ाता है। तो डुप्लीकेशन किस चीज का होना चाहिए? हमने बात किया था, डुप्लीकेशन एक सिस्टम का डुप्लीकेशन होना चाहिए। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम वो चीज होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट एक सिस्टम हो सकता है। आप गाड़ी की बात करें, गाड़ी एक सिस्टम होता है जो एक जगह से दूसरे जगह आपको आसानी से पहुंचा देता है कम समय में। तो यही सिस्टम का काम होता है कि ऑर्गेनाइज ढंग से कुछ ऐसा हो जो कि आपको एक बेहतर रिजल्ट दे सके, उसी को सिस्टम बोला जाता है। और सिस्टम वही दोहराया जा सकता है जो सिस्टम आपका सिंपल हो, जिसमें बहुत ज्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत ना हो। अगर इफर्ट लगाने वाला कोई कॉम्प्लेक्स जटिल सिस्टम रहेगा तो फिर वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सिस्टम रखना था। और वो सिस्टम में 3-20-5 की बात कही गई थी कि 3 महीना में 20 ऐसे अपना कंज्यूमर यूजर बना लीजिए, उनका लिस्ट अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आप उनको प्रोडक्ट सेल करें, प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें और सेल करें, और साथ में आपका जो पीवी है वो आसानी से बनना शुरू हो जाए और कैश फ्लो के माध्यम से ये चीज
आसानी से हो सकता है और आपका 5,000 पीपीवी ऑटोमेटिक हो सकता है। और यही सिस्टम अगर फॉलो कर दिया जाए, जो भी लोग आए 3 महीना में अपना 20 ग्राहक रखे, 20 यूजर रखे और उनको प्रोडक्ट दे और पीवी अपना करे, उसके माध्यम से कैश फ्लो के माध्यम से, तो 5,000 पर्सनल पीवी जो है बहुत ईजी हो जाएगा और वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। और उसी तरह से आपका पीजीपीवी भी था कि आपका 3 महीना में 6 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे खड़े कर लेने हैं जो कि ये सिस्टम फॉलो करे पहला वाला। तो उससे क्या होगा कि आपका 20,000 पीजीपीवी आसानी से होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए, उसी पे हमारा वो टॉपिक था। और आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट पोजिशनिंग को लेकर के। प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी अगर आप डीएक्सएन की बात करते हैं तो डीएक्सएन में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आ चुके हैं। और वो जो प्रोडक्ट आ रहे हैं तो हमारा टारगेट एरिया क्या होना चाहिए उसको समझना बहुत जरूरी है। तभी हम एफिशिएंटली और बहुत अच्छे तरीके से हम वो प्रोडक्ट जो है वो प्रसारित कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, है ना। तो ये पोजीशनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस पोजीशनिंग में हम समझेंगे कि हमारा प्रोडक्ट रेंज क्या हो सकता है, उसका टारगेट एरिया क्या हो सकता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेल्थ को लेकर के। और हेल्थ के बाद से फिर हम लोग बात करेंगे अपना गैनो ट्रेडिंग में गैनोडर्मा को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो हमारा सेशन यही लगभग 50 से 60 मिनट का होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्लाइड में देख रहे हैं आप कि एक आदमी जो है वो पूरा सीढ़ियों के ढेर पे खड़ा है और बाउंड्री की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है, बाउंड्री के उस पर जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि इतनी सारी सीढ़ियों को लगा करके इकट्ठा करके और ये आदमी अगर पार करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। स्मार्ट तरीका ये हो सकता है कि ये एक सीढ़ी के बदौलत ही एक सीढ़ी को खड़ा करे दीवार पे और उसको पार कर सके। ठीक है, तो सेम उसी तरह से है हमारा पोजीशनिंग भी। हमारा पोजीशनिंग सही ढंग से अगर हो तो हमारा एफर्ट जो है ना वो कम एफर्ट में हम लोग सही तरीके से जो है अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, है ना। इतना एफर्ट, जैसे ये इतना सीढ़ी इकट्ठा करने में जो एफर्ट लगाया है, थोड़े से एफर्ट में जो है ये आराम से बाउंड्री को पार कर सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो वही चीज हम लोग को समझना है इस प्रोडक्ट पोजिशनिंग के माध्यम से। तो हम लोगों को समझना होगा कि जो डीएक्सएन का व्यवसाय है, ये जो डीएक्सएन का व्यवसाय है, ये हम स्वयं इसका निर्माण नहीं करते। ठीक है, ये अकेले खुद से नहीं हो सकता है, बल्कि हम लोग इसको कैसे निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम एक टीम का निर्माण करते हैं, है ना। ये प्रोसेस होता है, हम एक टीम का निर्माण करते हैं और वही टीम जो है हमारे बिजनेस का निर्माण करती है। तो आप समझिए, ए बी सी रूल यही है। ठीक है, आप सीधे ए और सी को नहीं कर सकते हैं। ए बी सी रूल यही होता है कि आप जो है बिजनेस का निर्माण खुद नहीं करते हैं, आप एक टीम का निर्माण करते हैं और ये टीम आपके बिजनेस का निर्माण करती है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या है? यदि हम अपने उत्पाद का सही प्रकार से पोजीशन नहीं करेंगे तो ये सही परिणाम हमको कभी नहीं दे सकता है। सेम उसी तरह सीढ़ी का जो आपने स्लाइड देखा था, सेम उसी तरह से, है ना। हमारे मार्केट का रेंज विशुद्ध रूप से इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने उत्पादों को कैसे स्थापित कर रहे हैं, कैसे उसका पोजीशन कर रहे हैं। डीएक्सएन उत्पादों को इस तरह से स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सेहत से संबंधित हो सके, ना कि बीमारी के, है ना। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के डेट में हमारे पास जो है लगभग लगभग 100 प्रोडक्ट हो गए हैं। पहले हमारा जो प्रोडक्ट रेंज हुआ करता था वो फूड सप्लीमेंट और चाय पे चाय को ही लेकर के हुआ करता था। उसके बाद से फिर अभी देखें तो एफएमसीजी के बहुत सारे रेंज हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये सभी रेंज देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा जो टारगेट एरिया है वो टारगेट एरिया पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, एक छोटा बच्चा से लेकर के और बूढ़े तक सभी लोग हमारे कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो हमारा रेंज है, ठीक है, अगर हम इसको बीमारी में अगर लेकर के आएंगे तो ये एरिया बहुत छोटा हो जाएगा, इसका जो रेंज है बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रेंज को बढ़ाने की आवश्यकता है और वो तभी बढ़ेगा जबकि हम इसका पोजीशन किसके आधार पे करें, हेल्थ के आधार पे करें। हेल्थ को समझना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम हेल्थ को बहुत अच्छे से समझें। हमारा जो मानव शरीर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या जरूरतें हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग जो होता है 90% जो होता है वो विश्वास होता है। 90%
कन्विक्शन होता है, और 10% जो होता है ना, 10% उस विश्वास को प्रचार करना, संचार करना, वो होता है। ठीक है, 10% उसी विश्वास के साथ जब आप मार्केट में उतरते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को जरूरत क्या है? अपने आप पे भरोसा करना। ठीक है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना, अपने कंपनी पे भरोसा करना। तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? आपको रेडी रहना चाहिए। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आप यहाँ पे एक व्यवसाय खड़ा करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, और कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। और जब आप प्रोडक्ट पे तभी विश्वास करेंगे जब आप प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करेंगे, और जो आप यूज करेंगे और उससे आपको जो आपके अंदर जो एक विश्वास पैदा होगा, वो विश्वास जो है ना, वही विश्वास आपको आगे लेकर के जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे, हेल्थ को लेकर के बात करेंगे। उससे पहले हम लोग स्वास्थ्य का जो नजरिया है, ठीक है, हेल्थ को लेकर के जो मार्केट में हम देखते हैं, जो हम पूरे समाज में जो नजरिया होता है, तो दो प्रकार का दृष्टिकोण होता है। एक होता है आपका जो नेचुरल फूड होता है, उस आधार पे एक नजरिया होता है हेल्थ को देखना, और एक होता है दवाई के आधार पे देखना। कहने का मतलब कि एक आदमी अच्छा डाइट, अच्छा लाइफ स्टाइल, इस नजरिए से देखता है अपने हेल्थ को। ठीक है, और जब वो इस तरह से देखता है, तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करता है। और एक दूसरा नजरिया ये होता है हेल्थ को देखने का, कि किसी तरह से अपना लाइफ जिए, और उसके बाद से अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो फिर दवाई पे निर्भर हो जाना है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये जो दो दृष्टिकोण है, कौन सा दृष्टिकोण हमारे लिए सही है, उचित है। तो अगर हम इसका अंतर की बात करें, तो जो इसका प्राकृतिक आहार जो होता है, नेचुरल फूड होता है, ये होलिस्टिक वे में काम करता है। कहने का मतलब ये पूरे शरीर के लिए होता है, पूरे शरीर पे काम करता है। और जो कन्वेंशनल मेडिसिन होता है, पारंपरिक दवाइयां होती हैं, ये खंड युक्त होती हैं। ठीक है, इसका अपना एक लिमिटेशन होता है। ये दवाइयां सिर्फ और सिर्फ टारगेट को देखती हैं। ठीक है, कि कौन सा हमारा टारगेट है। अगर घुटना में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका टारगेट, वो दवाई का जो टारगेट होगा वो घुटना होगा। अगर किडनी में प्रॉब्लम है, तो उस दवाई का जो टारगेट होगा वो किडनी होगा। तो ये सभी चीजें जो है चलती हैं, और ये होलिस्टिक वे में हमारा जो नेचुरल फूड होता है वो काम करता है। और इसका जो फोकस होता है, तो नेचुरल फूड का जो फोकस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेल्थ होता है, सेहत होता है, कि हम किसी को सेहत कैसे दे सकते हैं, है ना। तो कोई भी है, जैसे मान लीजिए कोई हेल्दी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल में रह रहा है, उसको भी सेहत की जरूरत होती है। और जो अनहेल्दी है, जो बीमार है, उसको भी सेहत की आवश्यकता होती है। तो दोनों को ही जो नेचुरल फूड होता है उसकी आवश्यकता होती है। और इसमें जो तरीका जो होता है, वो होता है प्राकृतिक आहार का जो तरीका है, वो बचाव का तरीका होता है। और ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन होते हैं, इनका जो तरीका होता है, ये उपचार का तरीका होता है। पहले वो बीमारी हो जाती है, उसके बाद से वो उपचार किया जाता है ना। तो ये तरीका होता है। प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये जो इसमें नेचुरल फूड में जो प्रोडक्ट आते हैं, वो आते हैं फूड सप्लीमेंट, पूरक आहार आते हैं। और जो पारंपरिक दवाइयां हैं, उसमें क्या आती है? उसमें दवाइयां आती हैं, है ना। और जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, प्राकृतिक आहार का लक्ष्य है टोटल टोटल हेल्थ होता है। और पारंपरिक दवाइयां का जो लक्ष्य होता है, वो होता है कि जो बिगड़ा हुआ चीज है उसमें सुधार कैसे हो। तो ये दोनों में अंतर होता है। और ये अंतर को देखते हुए आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि हमारा दृष्टिकोण जो है वो प्राकृतिक आहार की तरफ ही होना चाहिए, अगर हमें हेल्दी रहना है तो। अब जो हेल्थ होता है, ये हेल्थ के जो है चार स्तंभ होते हैं। एक होता है हमारा जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है, यानी कि सकारात्मक मानसिक रवैया। दूसरा होता है हमारा स्वस्थ जीवन शैली। तीसरा है स्वस्थ आहार, और चौथा है हमारा सप्लीमेंटेशन। अगर हम स्वस्थ मानसिक रवैया की बात करें, तो ये हमारे लिए आज के डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। कि हम लोग का जो मानसिक स्थिति है, कहीं ना कहीं जो है वो नहीं रह रही है, नकारात्मक होती जा रही है। तो हम लोग बीमार होते चले जा रहे हैं।
और इसका बहुत बड़ा असर होता है हमारे शरीर पे आता है। जब हमारा जिस तरह का हमारा शरीर जिस तरह का हमारा ब्रेन होता है, जिस वे में सोचता है, जिस डायरेक्शन में सोचता है, हमारा शरीर उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, जो कि सीधे सीधे जो है हमारा जो मेंटल कंडीशन है उसको करता है, और उसके वजह से बहुत वो आपको देखने को मिल जाती है। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद से है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में, ठीक है। इसको कंपैरिजन कर सकते हैं पहले के जमाने का और आज के जमाने में। आज के टाइम में क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह का हो गया है कि हमारा जो दुनिया है वो बहुत काफी छोटा हो गया है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जो कि हमारे लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। और इस तरह से हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर रही है कि तरह तरह के जो कि जिसका क्योर नहीं हो सकता है, उस तरह की जो है वो बीमारियां देखने को मिल रही है। डाइजेशन का प्रॉब्लम उसी में से एक है, जो कि हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होने की वजह से डाइजेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। उसके बाद से बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसके प्रॉब्लम जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल के नहीं होने की वजह से, जैसे आपका डायबिटीज हो गया या फिर आपका कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, वो सभी चीजें जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल की कमी की वजह से, ठीक है। तो आज के टाइम में ये भी एक बहुत, तो हमें जरूरत क्या है, एक अनुशासित जीवन शैली के लिए हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज को। तीसरा जो है वो है स्वस्थ आहार, सप्लीमेंट उसके बाद आता है। तो जो स्वस्थ आहार और सप्लीमेंट है, ठीक है, ये भी आज के डेट में एक ऐसा चैलेंज बना हुआ है इस कमर्शियलाइजेशन के टाइम में, कि बहुत सारी मिलावटें हो रही हैं और बहुत सारा उस तरह का जो पेस्टिसाइड और वीडिसाइड और इस तरह की चीजें जो केमिकल्स इस तरह से आ गए हैं कि, और मिलावट इस तरह की होने लगी है कमर्शियलाइजेशन की वजह से, कि ये सभी चीजें हमारा जो है स्वस्थ आहार वो कहीं ना कहीं दूषित हो गया है और हमको वो सभी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो हम लोगों का कोशिश क्या रहना चाहिए कि हम लोग इस चीज पर जरूर ध्यान दें कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है कि नहीं, सही भोजन मिल रहा है कि नहीं, और क्या सोर्स हो सकता है सही भोजन का, इसकी तलाश हम लोग को जरूर करनी चाहिए। और सप्लीमेंटेशन, नो डाउट, ये जब हमारा आहार उस तरह से बिगड़ जाता है तो हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ता है सप्लीमेंटेशन पे। तो ये चार स्तंभ है, ये ऐसे चार स्तंभ है कि इसमें से अगर एक स्तंभ भी अगर हमारा छूट जाता है, ठीक है, तो हमारा जो जो स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य हमारा भड़बड़ा करके नीचे गिर जाता है। तो क्या हम ये बात समझ पाए कि आप लोग ये चारों स्तंभ को खड़ा रखेंगे, ठीक है। इसमें से किसी भी चीज को आप नकार नहीं सकते हैं, है ना। आप डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज कीजिए, ठीक है, और सभी चीजें कीजिए, लेकिन अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, एक पिलर आपने खत्म कर दिया, ठीक है, तो कोई फायदा फिर नहीं होगा आपको। फिर अगर आपका जो है मेंटल एटीट्यूड जो है वो अगर निगेटिव है, ठीक है, तो फिर जा करके आपका जो स्वास्थ्य रूपी जो आपका मकान है ये भड़बड़ा करके गिरेगा। तो आपको ये सभी चीजें समझनी होंगी, और इसी हिसाब से जो है आप जिससे भी अगर बात करते हैं तो उनको इसी हिसाब से आपको समझानी भी चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे सेहत का जो महत्व है। जब हम इसके बारे में जब देखेंगे तो हम लोगों को जरूर रियलाइज होगा कि हमें ये जो चार स्तंभ थे, ये चारों स्तंभ को जरूर हमें फॉलो करनी चाहिए। तो अगर हम सेहत के महत्व की बात करें तो ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर एक असेट की तरह है। जैसे संपत्ति होता है ना, हम अपना अपनी पूरी जिंदगी हम लगा देते हैं संपत्ति इकट्ठा करने में। जिस तरह से मकान है, जमीन जायदाद है, गहने हैं, ये सभी संपत्ति के कैटेगरी में आते हैं। तो वो संपत्ति हम बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जो भी करना होता है वो कर गुजरते हैं। सेम उसी तरह से हमको ये भी समझना है कि हमारा जो शरीर है ये भी एक संपत्ति की तरह है, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे जटिल और महंगा मशीन है, ठीक है, वो हमारा शरीर है खुद अपने आप में। अगर हमारा शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम आए, जैसे मान लीजिए कि लीवर में कुछ अगर आता है, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ अगर हम जाएं तो क्या होगा, लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। किडनी में प्रॉब्लम है, एक किडनी का कीमत आप जान जाइए जा करके मार्केट में कितना है। तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा शरीर अपने आप में इतना दुर्लभ है
इतना दुर्लभ है कि ये हम इसको अपनी पूरी जिंदगी हम अपना कमाते रह गए, लेकिन इसको हम खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो ईश्वर है हमारे, उन्होंने हमको इतना महंगा मशीन दिया है, ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम इसको किस तरह से देख रेख करें। और जटिलता की अगर बात की जाए तो आप समझिए कि वो अगर एक एक जो सेल होता है ना, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। कोशिका जो कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इतना छोटा होता है। उस कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। और उस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, धागे की तरह अगर उसको आप लंबा करेंगे तो वो कई किलोमीटर का हो जाएगा। आप सोचिए कि इस तरह से ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ईश्वर ने इतना जटिल हमारे शरीर को बनाया हुआ है और इतना महंगा है हमारा शरीर, तो उसकी देख रेख भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हम लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है, इसीलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। हम अपने शरीर के साथ व्यवहार किस तरह से करते हैं, तो हम सभी लोग एंटी एनएम सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। एंटी एनएम क्या होता है? नो टाइम नो मनी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग इसका कदर ही नहीं करते हैं। जिस तरह से हमको अपने शरीर की कदर करनी चाहिए, उस तरह से हम इसकी कदर करते नहीं हैं। हम लोग नो टाइम नो मनी सिंड्रोम में रहते हैं, क्योंकि हमें ये मुफ्त में मिल गया है। इस वजह से हम लोग ना इस पे समय देते हैं और ना इस पे हम खर्च करते हैं। जबकि आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि हम इस पर सही सही समय खर्च करें, ठीक है, अच्छे तरीके से हम व्यायाम करें या फिर मेडिटेशन करें, और इस पे जो अच्छा फूड है, अच्छा सप्लीमेंट है, उस पे हम जरूर खर्च करें। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम जरूरत समझ पाएंगे कि हमारे शरीर की जरूरतें क्या है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं शरीर की जरूरतों को, कि हमारे शरीर को क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको समझना होगा कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, और हमारे शरीर का जो वेलनेस मैकेनिज्म है, ठीक है, जैसे हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने का जो तरीका है, उसमें डीएक्सिन उत्पाद की भूमिका क्या है, वो डीएक्सिन जो प्रोडक्ट है वो क्या भूमिका, क्या रोल प्ले करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपसे, कि आपसे अगर पूछा जाए कि बेस्ट डॉक्टर का नाम क्या हो सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो अभी जो डीएक्शन को नहीं जानते हैं या कभी इस तरह की बात नहीं सुने हैं, तो वो क्या समझेंगे कि बेस्ट डॉक्टर का नाम क्या हो सकता है। उसमें वो सोचने लगेंगे, जो जो डॉक्टर के नाम है, उस डॉक्टर के नाम वो सोचने लगेंगे, है ना, जो उनके एरिया में बहुत अच्छा फेमस डॉक्टर है उसके बारे में ये सोचने लगेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा जो अपना शरीर है, यही शरीर हमारा बेस्ट डॉक्टर है। हमारे लिए मेरा शरीर बेस्ट डॉक्टर है, आपके लिए आपका शरीर बेस्ट डॉक्टर है, ठीक है। आपके लिए बेस्ट लैब, बेस्ट फार्मा, सब आपका शरीर है। हमारे लिए बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट लैब, बेस्ट फार्मा हमारा खुद अपना शरीर है, क्योंकि हमारा शरीर खुद अपने आप को ठीक करता है ना। और ठीक करने के लिए जो भी जांच पड़ताल करनी होती है, वो खुद से जांच पड़ताल करता है, एक लैब का काम करता है। और उसके बाद से जो भी चीजें, जो जरूरत है हमारे शरीर को, वो पूरा करता है, खुद से अपना फार्मा तैयार करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि कुछ दिन पहले जो है हमारे बेटे का जो है हाथ वो फ्रैक्चर हो गया, है ना। मैं उसको लेकर के डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसका उसका जो है ना वो प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर किया, एक्सरे किया, एक्सरे में देखा उसने क्या कि हाँ ये फ्रैक्चर जो है वो आपका जॉइंट के पास आया हुआ है। तो वहां पर उसने फ्रैक्चर कर दिया। फ्रैक्चर किस किस लिए किया, क्या कि हाँ वो अब मूव नहीं कर पाएगा, वो अब हिल डुल नहीं पाएगा, वहां का जो है रेस्ट फेज में रहेगा, रेस्ट रहेगा वहां पे। और उसने करके दिया और बोला कि 1 महीने बाद आप आइएगा, और ये जो फ्रैक्चर का सॉरी ये जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर कटवा लीजिएगा। यानी कि डॉक्टर ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो है उसको रेस्ट करने के लिए वहां पर प्लास्टर किया था। लेकिन सारा काम कौन किया? हमारा शरीर खुद सारा काम किया। वो हमारे बेटे के लिए जो काम किया, ठीक है, वो डॉक्टर बोला कि आप अपने बेटे के लिए ये कैल्शियम का कुछ जो है वो सिरप हम लिख देते हैं, ये सिरप आप कैल्शियम का दीजिए। तो हमने बोला कि सिरप मैं क्यों दूंगा कैल्शियम का? हम अपना जो जो घर का खाना है उसमें कैल्शियम का जो फूड है, हम वो फूड को बढ़ा देंगे, तो फिर हमको ये सिरप देने की जरूरत क्या पड़ेगी?
डॉक्टर बोला बिल्कुल कर सकते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर क्यों डॉक्टर ने कैल्शियम को बोला? क्योंकि जो हमारे शरीर में जो फार्मा बनाएगा, जो जो उसका शरीर, बच्चे के शरीर में जो हड्डी का निर्माण करेगा, वहां पे जो हीलिंग करेगा हड्डी का, वो कौन करेगा? हमारा शरीर करेगा। और उसके लिए उसने कैल्शियम बोला था कि कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा बेस्ट डॉक्टर कौन होगा? हमारा खुद शरीर होगा। इसमें एक और एग्जांपल है आपका टीकाकरण और एंटी ट्रीटमेंट जो है ना, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे क्या होता है कि हम अपने बच्चे को जो है पल्स पोलियो का दिए, वो खुराक दिलवाए, ताकि उसको पोलियो ना हो सके। आप लोगों ने भी दिलवाया होगा, कहीं ना कहीं आप लोग जब दिलवाए होंगे, तो वो जो पोलियो ड्रॉप था, तो उसके लिए हम सोचने लगे कि ये आखिर है क्या। तो जब हम उसका जब रिसर्च कर रहे थे, तो हमें पता चला कि वो जो पोलियो ड्रॉप जो दिलाया था हमारे बच्चे को, वो एक्चुअल में क्या था? वो एक्चुअल में मरा हुआ जो पोलियो वायरस होता है वो था। ठीक है, जिससे पोलियो हो जाता है, जिसको पोलियो होता है, वो पोलियो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो जो मरा हुआ पोलियो का वायरस था, वही पल्स पोलियो वाला जो ड्रॉप होता है उसमें वो डाला जाता है, उसका कंपोनेंट डाला जाता है, ताकि जो है वो हमारे शरीर में जाए और हमारा शरीर उसके खिलाफ जो है ना हथियार बना ले, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो वो कौन तैयार करता है? हमारा शरीर खुद तैयार करता है। उसको उसको तैयार करने में चाहिए क्या होती है? कुछ प्रोटीन चाहिए होता है, कुछ फास्फोरस चाहिए होता है, कुछ सल्फर चाहिए होता है। इस तरह की चीजें चाहिए होती है जो खाना के रूप में हमारा शरीर मेरे से मांगता है। तो वो बच्चे को हमने पल्स पोलियो दिया, और उसका इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो गया पोलियो के खिलाफ, और पोलियो का कभी भी उस पर इंफेक्शन आया नहीं। ठीक है, तो ये हमारा शरीर खुद वो तैयार किया, सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा? खुराक मांगा। ठीक है, और इसमें अगर हम एंट्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे कि हमारा शरीर क्या करता है, जब हमारे शरीर को कोई सिचुएशन इस तरह का आता है, अगेंस्ट द सिचुएशन जब काम करता है हमारा शरीर, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे कुछ इन्फेक्शन आता है हमारे पास, तो हमारा शरीर खुद उसको भगाने की कोशिश करता है अपने इम्यूनिटी के माध्यम से। ठीक है, अपने डिफेंस सिस्टम के माध्यम से उसको भगाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा आया जो कि नाक में चला गया, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। हमारा शरीर जो है डिफेंस कर रहा है, हमारा शरीर उससे बचाव करना चाहता है। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले छींकना चालू करेगा। ठीक है, हम छींकना चालू कर देते हैं। वो छींकना क्या है? हमारा शरीर बचाना चाहता है उस चीज से। फिर उसके बाद से जब छींक ज्यादा आने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर कि एक छींकने वाला जो टैबलेट होता है, वो जाते हैं मेडिकल स्टोर से लेकर के खा लेते हैं, और उस छींक को खत्म कर देते हैं। छींक जब आना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है क्या कि हाँ, वो जो अटैक था वो खत्म हो गया, वो हमारे शरीर में रह गया और हमने उसको दबा दिया। अब उसके बाद से क्या होता है कि जब वो हमारे अंदर चला गया, तो अब हमारा शरीर क्या करता है? उसको बाहर निकालने के लिए कुछ जो है बलगम टाइप का चीज बनाएगा। कुछ जो है वो जैसे जो नाक से जो डिस्चार्ज निकलता है, उस तरह का चीज बनाएगा, लिक्विड चीज बनाएगा, जो कि उस चीज को बाहर कर सके। तो जब उस तरह की चीजें होती हैं, बलगम बनने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं? उस चीज को उसको दबा देते हैं। ठीक है, दबाते कैसे हैं? हम कफ सिरप ले लेंगे, हम कुछ ऐसा चीज ले लेंगे जो कि हमारा वो जो बलगम निकलना चाह रहा था, ताकि जो है वो जो चीज हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो निकल जाए, तो हमने उसको फिर से उसको अंदर ही रख लिया, है ना, वो चीज लेकर। जब वो अंदर रह गया, तो उसके बाद से क्या होता है कि वो जब अपना जनसंख्या बढ़ाता है, वो बैक्टीरिया वायरस कुछ भी, तो उसके बाद से क्या होता है कि उससे बचाने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? अपने आप को गर्म करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? बुखार लगना बोलते हैं। वो बुखार लगना हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। चाहता है हमारा शरीर क्या कि टेम्परेचर बढ़ा करके वो जो अवांछित चीज है, जो वो जो वेस्ट चीज है, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, उसको किसी भी तरह से हम बाहर निकाल। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? पैरासीटामोल खा लेते हैं, है ना, कालपोल खा लेंगे, क्रोसिन खा लेंगे, डोलो खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, और हम बुखार को वहीं पे दबा देंगे। अब वो इन्फेक्शन का रूप लेना चालू कर देता है। तो ये सभी चीजें क्या है? ये एंटी ट्रीटमेंट होता है। हमारा शरीर डिफेंस अपने आप में लेकर के आता है, लेकिन हम उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो साइंस है, और हम लोग इतना स्मार्ट होते जा रहे हैं आज के युग में, कि हम लोग का ये स्मार्टनेस क्या करता है? हमको और खराब तरीके से हमारे शरीर पे असर डालता है।
तो ये एंटी ट्रीटमेंट और टीकाकरण जो होता है इसका एग्जाम्पल है कि हमारा शरीर किस तरह से सबसे बढ़िया एक डॉक्टर है जो कि अपने आप में सक्षम है सारी चीजों को खत्म करने के लिए, एक अच्छा हील करने के लिए अपने आप में। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की, ठीक है, सेल सॉरी लाइफ की, तो ये जो लाइफ होता है ये किस तरह से तैयार होता है। तो हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो सभी लोग एक कोशिका से बने हुए हैं। माँ के पेट में, गर्भ में जो है कोशिका जो है वो धीरे 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 टिश्यू बनता है, टिश्यूज के बाद से वो ऑर्गन बनता है, और फिर वो ऑर्गन जो है वो मिल करके एक एक सिस्टम बनाता है, और फिर हम पूरा शरीर हमारा तैयार होता है, और तैयार होकर के फिर जा करके वो दुनिया में आता है। तो अगर हम इस तरह से अगर देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है वो बना हुआ है किससे, कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से एक बिल्डिंग का निर्माण ईंट से होता है, सेम उसी तरह से हमारे पूरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, वो कोशिका से हुआ है। अगर हम कोशिका की बात करें तो ये हमको दिखाई नहीं देता है, हम लोगों को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इतनी इतनी छोटी कोशिकाएं होती है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो अपने काम के हिसाब से धीरे धीरे चेंज होने लगता है, ठीक है। जैसे एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, इस तरह से बनते बनते जब ऑर्गन बनता है तो सब ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। लीवर एक ऑर्गन है, इसका काम अलग है। किडनी एक ऑर्गन है, इसका काम अलग है। हार्ट एक ऑर्गन है, इसका काम अलग है। तो ये सभी जो ऑर्गन्स हैं और काम अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से, उस काम के हिसाब से कोशिकाओं के स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कोई थोड़ा सा डार्क कलर का हो सकता है, कोई लाइट कलर का हो सकता है, ठीक है, कलर में भी बदलाव आता है। स्ट्रक्चर में, कलर में कोई भी बदलाव आए, लेकिन उसकी जरूरतें लगभग लगभग बराबर होती है। सेम उसी तरह से, जिस तरह से कि एक अफ्रीका का आदमी है और एक जो है आपका कोई वेस्टर्न कंट्री का गोरा आदमी है, तो गोरा आदमी हो, काला आदमी हो, ठीक है, वो रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जरूरतें जो है ना लगभग लगभग बराबर होती है। तो सेम उसी तरह से हमारी कोशिकाओं के बीच में भी होता है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम लोग अगर बात करें अगर कोशिका की, तो कोशिकाओं की जरूरतें क्या हो सकती हैं, बेसिक जरूरतें क्या हो सकती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को समझने की थोड़ी जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हमारे कोशिकाओं को जरूरत क्या होती है, तो मूल रूप से दो चीज की जरूरत होती है। एक होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा होता है सेलुलर न्यूट्रिशन। कोशिकाओं के लिए जो न्यूट्रिशन होता है उस चीज की जरूरत होती है। उसमें एक जरूरी चीज होता है आपका शुगर, ठीक है, जिसको कि ग्लूकोज बोलते हैं। वही ग्लूकोज हमारे पूरे कोशिका को जिंदा रखता है। तो ये एक बेसिक जरूरत हो जाती है, जो शुगर होता है वो, और एक होता है हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो। ये दोनों मिल करके जो है आपका जो ऊर्जा का निर्माण करता है हर एक कोशिका में। अगर ये ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो वो कोशिका जो है काम करना बंद कर देगी। तो अगर जरूरत की बात करें तो ये उनकी जरूरत है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, उनको अस्तित्व में रखने के लिए। लेकिन काम जो करना होता है उनको, जैसे लीवर का जो सेल होता है, लीवर की कोशिका है, उसका काम अलग है। तो उसका काम अलग है, तो उसका खुराक भी अलग हो सकता है, उसको कुछ अलग विटामिन और प्रोटीन की जरूरत हो सकती है, ठीक है। अगर किडनी है तो उसके उसका काम करने के हिसाब से न्यूट्रिशन उसका अलग हो सकता है। जो हम लोग कोशिका जो लीवर में था, जो उसकी जरूरत थी वो किडनी से अलग हो सकती है। किडनी का कोशिकाओं को कुछ अलग तरह का प्रोटीन और विटामिन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सभी चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो जब हम ये चीज देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होगा, ग्लूकोज चाहिए होगा और आपका ऑक्सीजन चाहिए होगा, ताकि जो है वो जिंदा रह सके, ठीक है, एनर्जी उसको मिल सके। और उसके बाद से काम करने के तरीके के हिसाब से उसको कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। सभी कोशिकाओं को पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अब ये पोषक तत्व उसके पास जाएगा कहाँ से, उसके पास ये सभी पोषक तत्व जाता है खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्व लेने के लिए सबसे पहले हम लोग मुंह के माध्यम से खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग वो टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर जो भी चीजें होती हैं वो सभी किस किस माध्यम से जाती हैं, हमारा जो मुंह होता है, हमारा जो माउथ होता है, उसके माध्यम से वो हमारे पेट तक जाता है। और जब
ये जाता है और पेट तक पहुंचता है, ठीक है, तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक डाइजेशन होता है जिससे कि वो सभी जितने पोषक तत्व उसमें है, वो पोषक तत्व उस खाने में से टूट टूट करके अलग होते हैं और वो जा करके हमारे खून में जा करके मिलते हैं। तो ये जो खून होता है, यही खून जो है सभी कोशिकाओं में, A to Z सभी कोशिकाओं में यही खून जो है वो सभी पोषक तत्व लेकर के जाता है। ऑक्सीजन की जरूरत है उस कोशिका में, ऑक्सीजन लेके जाएगा। ग्लूकोज की जरूरत है उस कोशिका में, ग्लूकोज लेकर के जाएगा। सभी चीजें उस कोशिका में वो लेकर के जाता ही जाता है। अगर कोई कोशिका में अगर ये ब्लड लेकर के नहीं जाएगा तो वो कोशिका वहीं पे मर जाएगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी वजह से जब आप देखते हैं, आप कहीं पर भी आप पिंच होइए, ठीक है, आपको ब्लड जरूर निकलेगा। अगर कहीं पर ब्लड नहीं निकलता है, वहां का कोशिका डेड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो जो हमारे जो बालों की कोशिकाएं हैं, ये बालों की कोशिकाएं क्या है, डेड कोशिका है, ठीक है। ये क्योंकि वहां पे खून नहीं पहुंचा, ये डेड कोशिका है ना। हमारा जो नाखून बढ़ता है, नाखून बढ़ के जो बाहर आता है, जिसको कि हम नेल कटर के माध्यम से उसको काट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डेड कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है, वहां खून नहीं पहुंचा। लेकिन जहां भी खून पहुंचेगा, ठीक है, वही कोशिका जो है जिंदा रहेगी। और क्या करता है ब्लड, वो कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सभी चीजें सप्लाई करता है। और उस कोशिका के अंदर का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, वो सभी जो है फिर वो क्या करता है, कोशिकाओं से वापस लेता है। और वो फिर ब्लड में आकर के, और ब्लड के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में आया तो वो सांस के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जो ब्लड में आया, वो हमारा किडनी के पास जाएगा और पेशाब के माध्यम से बाहर आएगा। या फिर लीवर के पास वो ब्लड जाती जाएगा और फिर जाकर के लीवर उसको प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। या फिर आपका पसीना के माध्यम से जो है वो जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है। तो ये सभी प्रोसेस होते हैं वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड ही ऐसा चीज है जो कि ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का कोशिका तक। और कोशिका का जो भी चीज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है कोशिका के अंदर, जो कोशिका को नहीं चाहिए, वो ब्लड के अंदर आता है और ब्लड जो है उसको पंप आउट कर देती है पेशाब पसीने के माध्यम से, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा शरीर का ये चलते रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर देखें हम लोग, तो एक और तीसरा चीज जो है महत्वपूर्ण है, वो है हमारा पाचन तंत्र। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, न्यूट्रिशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, और उसके साथ हमारा जो ब्लड है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा है हमारा पाचन तंत्र, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक पाचन नहीं होगा, ठीक है, वो जो हम लोग खा रहे हैं, वो खाना सही ढंग से ब्लड के पास नहीं जाएगा और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसको कहीं ना कहीं जो आपका कोशिका है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है कोशिका को, वो कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगी। तो पाचन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपका पाचन जो होता है वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। वहां पे कुछ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं मुंह के पास, जब हम चबाते हैं फूड को, जब हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो एंजाइम वहां पे निकलता है और उस फूड को तोड़ना चालू कर देता है, उस फूड को, उस खाने को सिंप्लीफाई करना चालू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रोटी ले लो, रोटी का टुकड़ा लेकर के मुंह में डालें और देर तक चबाएं, आप देखेंगे कि वहां पर आपका वो रोटी का टेस्ट है, वो टेस्ट बदलना शुरू हो जाएगा और वो मीठा लगना शुरू हो जाएगा। आखिर क्यों वो मीठा हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर का जो स्टार्च है, वो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। यानी कि वो जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम उसको ग्लूकोज में लेकर के, सिंपल जो कंपोनेंट होता है उस फूड का, उसमें लेकर के आना शुरू कर देता है। और यही चीज पूरा हमारे शरीर का जो पेट का जो होता है ना, पेट और आंत, ये सभी चीजों में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। वो सभी एंजाइम इन सभी जितने भी हम फूड लेते हैं, उन फूड को तोड़ते हैं, उसको सिंपल कंपोनेंट में बनाते हैं, और वही सिंपल कंपोनेंट जो है हमारा ब्लड लेकर के जाता है। तो ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन एकदम से अच्छा होना चाहिए, और वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा न्यूट्रिशन कमजोर होगा तो हमारा सेल भी अगर उस तरह का न्यूट्रिशन लेगा तो हमारा कोशिका जो है वो भी कमजोर हो जाएगा, है ना। तो वो चीज होना चाहिए। हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हमेशा देखते हैं ना, हेमोग्लोबिन लेवल जो होता है उसकी बात करते हैं, जिसका ब्लड कम होता है हेमोग्लोबिन लेवल कम होता है।
तो उसके अंदर जो है चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि वो सही तरीके से ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, सही तरीके से जो है पोषण जो है वो कोशिका तक नहीं पहुंचा पाएगा। हम चाहे कितना अच्छा खाना खा लें, लेकिन जब पोषण कोशिका तक वो नहीं पहुंच पा रही है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ब्लड का कंसंट्रेशन, ब्लड का जो मात्रा है वो हमारे शरीर में भी पूर्ण तरीके से होना बहुत जरूरी है। और सेम उसी तरह से पाचन का तंत्र का भी बहुत ज्यादा महत्व है। और ये जो पाचन तंत्र है, अगर ये सही तरीके से काम नहीं करता है तो अधिकांश बीमारियां जो होती हैं वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पाचन सही से नहीं हुआ तो हमारे पास कितना भी ब्लड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोशिका तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा वो जो चाहिए। और उसके बाद से फिर हमारा शरीर ऑकवर्ड तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगी और बीमारी से हम लोग घिर जाएंगे। तो ये सभी चीजें होती हैं। तो इसका 5 तरीका होता है अपना डाइजेशन को इम्प्रूव करने का। एक होता है स्ट्रेस जो होता है उसको कम करना, जैसा कि हमने पहले बताया था कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके वजह से क्या होता है कि अगर हमारा जो मेंटल एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं रहता है तो क्या होता है कि बहुत सारा जिस तरीके से हमारा दिमाग सोचता है हमारा शरीर उसी दिशा में जाना शुरू कर देता है। क्योंकि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना वो प्रभावित होते हैं हमारे शरीर के सोचने के तरीके से। तो स्ट्रेस जब रहता है तो हमारे शरीर के सोचने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। और बहुत सारा जो है हार्मोन का और एंजाइम का जो है ना बैलेंस, संतुलन वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पाचन होता है वो एंजाइम के माध्यम से होता है, और वो एंजाइम सही तरीके से जब बैलेंस नहीं होता है तो फिर वहां पे हमारा डाइजेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद से हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से हमारा जो पाचन स्टार्ट होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। और वहां पर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, पाचन में बहुत अहम रोल है उसका भी। इसीलिए फूड को बढ़िया से चबा चबा करके खाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि वो एकदम लिक्विड बन जाए। लगभग 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 25 से 30 बार जरूर एक जो फूड का एक लुकमा जब आप रखते हैं अपने मुंह में 25 से 30 बार उसको जरूर चबाना चाहिए। अपने आप को जो है हाइड्रेट करना बहुत जरूरी होता है। जितना हो सकता है उतना हम हाइड्रेट रहे, हमारे कोशिका तक पानी पहुंच पाए, इसके लिए पानी का सेवन जो है या बेवरेज का जो सेवन होता है वो बहुत जरूरी होता है। जूस हो गया, पीने वाला जितना भी चीजें होती हैं वो पीने वाली चीजें जो है ना हमारे कोशिका को हाइड्रेट करके रखती हैं। कोशिका में जो पानी की आवश्यकता होती है उस पानी की आवश्यकता को पूरी करती है। और हमें क्या करना है, हमें फर्मेंटेड फूड ज्यादा लेना। फर्मेंटेड फूड किसको बोलते हैं? फर्मेंटेड फूड उसको बोलते हैं जो कि एंजाइम की तरह होता है। और जैसे क्या होता है कि कोई जो बाहरी एंजाइम के माध्यम से फूड को डिकम्पोज किया जाता है और वो फूड बहुत सिंपल फूड में तब्दील होता है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें एक है हमारा मोरिंगी और एक है कंबूचा जो कि फर्मेंटेड फूड में आता है। और अगर हम कंबूचा की बात करें और डाइजेशन की बात करें तो एक बहुत बड़ा लिंक होता है कंबूचा और डाइजेशन में। क्योंकि एक बात हम लोग को समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि डाइजेशन में एक और चीज है जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है। वो होता है हमारे पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक होता है खराब बैक्टीरिया जो कि हमें इन्फेक्शन देता है और हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वहीं सेम टाइम गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं। और वो बैक्टीरिया हमारे पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और वो हमारे फूड के डाइजेशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं, एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जब हम लोग अपने लाइफ स्टाइल खराब किए रहते हैं, बहुत ज्यादा दवा का सेवन करते हैं और हम लोग का जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पर जो ये बैक्टीरिया होते हैं इस बैक्टीरिया के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है और एंजाइम पे इसका असर आता है। तो वो बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है, उस बैक्टीरिया का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हमारे पेट में बरकरार रखने के लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है ना आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रोबायोटिक ड्रिंक जरूर लें, ताकि जो गुड बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपके अंदर बने रहे। तो इसके लिए कंबूचा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इस कंबूचा में लगभग लगभग 30 ऐसे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जब हम ये रेगुलर बेसिस पे जब हम kombucha लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और एंजाइम का जो
जो फ्लो होता है वो फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, और पाचन प्रक्रिया में बहुत अच्छा, इसीलिए बोला जाता है कि kombucha जो है गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि हमारा जो पेट है, इस पेट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से बहुत सारी चीजें, जैसे हमने बताया आपको कि ब्रेन पे जब खराब असर पड़ता है तो हमारा शरीर में भी उसकी खराबी का असर आता है। तो सेम उसी तरह से हमारे गट पे, हमारे पेट में अगर कोई प्रॉब्लम उस तरह की आती है तो फिर जाकर के वो पूरे शरीर में जो है उसका असर दिखाई देता है, बीमारी से हम लोग गिर जाते हैं। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। और जब आप kombucha का सेवन करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। तो गट हेल्थ के लिए, स्ट्रेस के लिए इससे बढ़िया ड्रिंक आपको नहीं मिलेगा। आप लोग जितना हो सके उतना जरूर kombucha को प्रमोट करें, और इसको एक बोतल के रूप में प्रमोट नहीं करें, ठीक है। ये एक 1610 रुपया का, 1600 कुछ रुपया का आता है पूरा 16 का बोतल। वो बोतल पूरा 16 का कार्टन जो है वो ले लीजिए, और 16 दिन पी करके आप देखिए, और आपको निश्चित रूप से इसका फायदा नजर आएगा। तो हमने बताया आपको कि फर्मेंटेड फूड जो है वो बहुत जरूरी है डाइजेशन के लिए। और फिर जाकर के एक जो वॉकिंग होता है ना, वो बहुत जरूरी है। आज के डेट में हम लोग का वॉकिंग जो होता है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऑफिस और गाड़ी ये सब में रहते हैं, तो कहीं पे बहुत ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम लोग चलते नहीं है तो हमारी जो आंख होती है वो आंख जो है शिथिल पड़ने लगता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। और जब मूवमेंट नहीं होता है तो फिर जाकर के जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है आंख में जो जमा, वो एक जगह का एक जगह रहता है, और उसके वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और उसके वजह से तो हमें एक वॉक जो है ना, एक निश्चित रूप से करना चाहिए, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का डेली बेसिस पे जरूर हमें ये करना चाहिए। तो हम लोग एक चीज समझ पाए हैं कि हेल्दी सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि अगर सेल हेल्दी है, कोशिका हेल्दी है, तो हमारा बॉडी हेल्दी है। अगर हमारी कोशिका अनहेल्दी है तो फिर जाकर के हमारा शरीर भी अनहेल्दी है, हमारा शरीर भी वो डिजीज के तरफ जाएगा और अल्टीमेटली डेथ के तरफ जाएगा। ठीक है। और इसमें हम लोग ये चीज समझ पाए हैं कि इसमें स्वास्थ्य का जो है 3 मुख्य जो है ना ये चीज होते हैं सिस्टम में। एक होता है आपका अच्छा पोषण, जो अच्छा न्यूट्रिशन है, जो हमारे कोशिका को चाहिए होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, उसमें अगर हम देखते हैं तो आपके गैनोडर्मा एक ऐसा पोषण है, गैनोडर्मा, जो कि हमें एक अच्छा पोषण देता है। अगर हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन हमको अच्छा कौन देता है, जो फर्मेंटेड ड्रिंक होता है ये हमको मोरिंजी और कंबूचा, नोनी, ये सभी हमें अच्छा पाचन देते हैं। और अच्छा सर्कुलेशन हमको कौन देता है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि खून की मात्रा जो है हमारे शरीर में बनी रहे, तभी जो है वो चीज कोशिका तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, वो लेकर के जाएगा न्यूट्रिशन को। तो सर्कुलेशन भी इसी तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सर्कुलेशन के लिए स्पिरुलिना एक सबसे अच्छा जो है सप्लीमेंट माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना के अंदर आयरन बहुत होता है और क्लोरोफिल की मात्रा बहुत होती है। तो ये दोनों मिल करके जो है ना हमारा ब्लड का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग ये समझ पाए हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो हेल्थ किस तरह से काम करता है, हेल्थ के लिए हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पर गैनो थेरेपी पे, गैनो ट्रेनिंग पे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएक्सएन जो कंपनी है ये एक गैनोडर्मा बेस्ड कंपनी है। एक गैनोडर्मा एक ऐसा यूनिक हमारा प्रोडक्ट है जो कि आपको हर तरह तरीके से जो है आपकी हेल्थ का ध्यान रखता है। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि टॉक्सिन और इम्बैलेंस, यानी कि जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है उसको टॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, तो टॉक्सिन और जो असंतुलन होता है हमारे शरीर में, एक संतुलित अवस्था में रहनी चाहिए, हमारे शरीर का जितना कार्य है वो संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। और वो संतुलन जब बिगड़ता है तो यही 2 रीजन है, यही 2 कारण है जिसके वजह से हमारा शरीर जो है बीमारी की तरफ जाता है, हमारा शरीर बीमार होता है। ठीक है, तो टॉक्सिन में क्या क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ बाहरी फैक्टर होते हैं, कुछ जो है अंदरूनी फैक्टर होता है, कुछ अंदरूनी चीज होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है, उसको टॉक्सिन बोलते हैं। जैसे एक होता है फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल होता क्या है, फ्री रेडिकल एक ऐसा चीज होता है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, पॉल्यूशन जो होता है, जो प्रदूषण है,
हवा में, पानी में और खाने में। ठीक है, तो ये सभी प्रदूषण क्या होता है, ये फ्री रेडिकल उसमें पाए जाते हैं। वो जब जाता है और किसी भी कोशिका से जब चिपकता है तो उस कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर देता है। उसका जो कोशिका का जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। और जब इस तरह की चीजें होती हैं, कुछ बदलाव आता है, तो वो बदलाव जो है बीमारी की तरफ लेकर के जाता है। और फ्री रेडिकल का सबसे बड़ा मतलब रीजन होता है कि ये कैंसर कारक होता है। कैंसर इसके वजह से आता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिन की तरह होता है। और फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन हो गया, पोल्यूटेड वाटर हो गया, केमिकल्स हो गया। केमिकल्स क्या होते हैं, जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं, ये आदमी का बनाया हुआ चीज होता है, लैब में तैयार होता है। और आप जानते हैं हमारा शरीर नेचुरल है, तो हमारा शरीर नेचुरल चीजें ही चाहता है। और जो भी मैन मेड, जो लैब में तैयार किया हुआ चीज होता है, वो हमारे शरीर के लिए एक टॉक्सिन की तरह होता है। हमारा शरीर उस चीज को चाहता नहीं है। ड्रग भी उसी तरह से है, लैब में तैयार किया हुआ रहता है। जो मेडिसिन होते हैं वो भी हमारा शरीर नहीं चाहता है। जब नहीं चाहता है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। किडनी के माध्यम किडनी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से निकालेगा, या फिर लीवर के माध्यम से, पॉटी के माध्यम से निकालेगा। इस तरह करके जो है वो निकालना चाहता है वो सभी जितनी भी टॉक्सिन है उसको। और फिर जाकर के जो इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, ये असंतुलन हमारा जो लाइफ स्टाइल खराब होता है, उस खराब लाइफ स्टाइल की वजह से आता है। और ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसकी, बीमारी की, है ना। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि हमारा शरीर जो है एक डॉक्टर की तरह होता है, और इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये अपने आप को, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन जाता है, उस टॉक्सिन से निपटने के लिए ये कुछ तरीका अपनाता है। इसमें तीन तरह के जो है डिफेंस मैकेनिज्म होता है। पहला होता है फर्स्ट लेवल डिफेंस, दूसरा होता है सेकेंड लेवल, तीसरा होता है थर्ड लेवल। पहले लेवल में क्या करता है, जब कुछ टॉक्सिन, जब कुछ ऐसा चीज जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जब वो हमारे शरीर में जाता है, तो डिस्चार्ज के माध्यम से, बलगम के माध्यम से निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर फिर भी हम उस चीज को नहीं कर पाए, अगर वो हमारा कचरा जो है हमारे शरीर में जम गया, तो सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस इसका ये रहता है कि वो उस चीज को साइड करने की कोशिश करता है। जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगा करके और कचड़े को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो सेम उसी तरह से हमारा शरीर भी करता है कि अगर कचरा नहीं निकल पाया, तो वो क्या करेगा कि उसको एक जगह इकट्ठा करना चालू कर देगा, एक जगह उसको लगाना चालू कर देगा। और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है आपका आ, पथरी। ठीक है, जैसे आपका गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है या किडनी में पथरी हो जाता है, वो उस तरह से क्रिस्टलाइज हो गया। वो कचरा था और वो कचरा धीरे धीरे जमा होकर के क्रिस्टलाइज हो गया और वो पथरी बन जाता है। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस होता है इसका। और तीसरा लेवल होता है ट्यूमर डेवलपिंग फेज। ठीक है, अब अगर उस तरह से भी अगर नहीं हो पा रहा है, अगर वो एक साइड में लगा रहा है और वो बहुत दिन तक वो रह जाता है, तो उसके बाद से क्या होता है कि वहीं ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है, कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग को समझना है, ये बहुत जरूरी है क्या कि ये नौबत ना आए, थर्ड लेवल तक वो बात ना पहुंचे, और जो भी हम कचरा अपने शरीर में जमा कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी निकल के बाहर हो जाए। तो इसी के लिए जो ये गैरोडर्मा है, इस गैरोडर्मा को हम लोगों को देखना है कि ये गैरोडर्मा, जैसा हमने बताया था आपको कि बीमारी का रीजन जो है दो होता है। एक होता है टॉक्सिन का जमा होना, और दूसरा होता है आपका इम्बैलेंस, असंतुलन। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो हम लोगों का जो गैनोडर्मा है वो आप देखेंगे तो इसमें एक है आपका ऋषि गैनो और एक है गैनोसीलियम, है ना। ऋषि गैनो जो गैनोडर्मा का जो वो जो फ्रूट बॉडी होता है, जो उसका फल वाला भाग होता है, उससे ऋषि गैनो तैयार होता है। वो आपका 3 महीना का जब हो जाता है, तो 3 महीना के बाद से जो है उसको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसके अंदर जो ये होता है ऋषि गैनो के अंदर, वो होता है डिटॉक्स करने का जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ये डिटॉक्स करता है। और जो हमारे शरीर में जो कचरा जमा होता है, जो हमारी कोशिकाओं में कचरा जमा होता है, उस कोशिकाओं का कचरा जो है निकालने में ये हेल्प करता है। और गैनोसीलियम क्या करता है, जो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस आता है, तो ये बैलेंस लेकर के आने की कोशिश करता है। तो हम लोग समझ पाए होंगे कि दो रीजन है बीमारी का, एक है आपका टॉक्सिन और दूसरा है इम्बैलेंस। और यहाँ पर जो टॉक्सिन के साथ डील करता है वो हमारा ऋषि गैनो डील करता है, और ये जो होता है आपका जीएल, वो हमारा
बैलेंस लेकर के आता है। हमारे शरीर में जितना भी इम्बैलेंस होता है, हार्मोन का इम्बैलेंस, आपका प्रोटीन का इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस को दूर करने में मदद कौन करता है? गैनोसिलियम मदद करता है। ठीक है, तो ये दो परफेक्ट परफेक्ट हमारे सप्लीमेंट है, जो कि हमारे शरीर को ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और इसमें जब हम लोग आते हैं तो इसको हम लोग को देखना कैसे चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए इस प्रोडक्ट को और हमारे हेल्थ को। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आता है पहला ऑब्जर्वेशन थ्योरी। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि बीमारी का दो कारण, एक है टॉक्सिन और दूसरा है असंतुलन। ठीक है, ये पहला हम लोगों को समझना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझनी है कि बीमारी का क्या कारण है, टॉक्सिन और इम्बैलेंस। ये चीज समझ जाएंगे हम तो तब जाकर के हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। और दूसरा स्टेप हमको क्या बताता है कि गैनोडर्मा क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। और जब हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और फिर वो बॉडी जो है ना हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम को टेक केयर करती है। हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो हमारा बॉडी खुद अपने आप में सक्षम होता है उसको दुरुस्त करने का, उसको हील करने का। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि गैनोडर्मा जो है वो बॉडी का सपोर्ट करती है और बॉडी ही है जो कि हमारे हेल्थ प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, हमारे हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको दूर करते हैं। तो ये इसी को बोला जाता है ABC रूल। कभी भी ये ए और सी रूल में मत लेकर के आइए कि गैनोडर्मा जो है वो बीमारी के साथ डील करता है। ठीक है, गैनोडर्मा हमारे बॉडी के साथ डील करता है और बॉडी हमारे हेल्थ के साथ डील करती है। हेल्थ के साथ उसका ये रहता है, जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करती है। ये ABC रूल है, जो कि दूसरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी है। तीसरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या बोलता है? तीसरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी ये बोलता है कि जो रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो गैनोडर्मा की वजह से नहीं होता है। ये किसके वजह से होता है? हमारे बॉडी की वजह से होता है। बॉडी का अपना एक लैंग्वेज होता है। जो भी बॉडी में बदलाव आते हैं, जो भी शरीर में बदलाव आते हैं, उस बदलाव को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अपने लैंग्वेज के माध्यम से, बताना चाहता है कि हमारे में ये बदलाव है तो हमारा यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो वो गैनोडर्मा का नहीं होता है, वो किसका होता है? बॉडी का। वो रिएक्शन जो है वो बॉडी की वजह से होता है, गैनोडर्मा की वजह से नहीं होता है। ये बात समझनी है। और चौथा ऑब्जर्वेशन थ्योरी ये है कि हमारा जो जनरल हेल्थ मेंटेनेंस है, जो जनरल हेल्थ मेंटेनेंस है उसको करने के लिए हम लोग एक पेयर ले सकते हैं, दो पेयर ले सकते हैं एक दिन में, चार पेयर ले सकते हैं एक दिन में, छह पेयर ले सकते हैं एक दिन में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डनेस, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले वीक में जो है एक पेयर से स्टार्ट करें, दूसरे वीक में उसको दो पेयर कर दे, तीसरे वीक में उसको चार पेयर कर दे, चौथे वीक में उसको छह पेयर पर डे लेकर के आप जा सकते हैं। अब जब ये कंजप्शन आप करते हैं, अगर आपका कोई रिस्पॉन्स आता है उसमें, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अपना डोज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर वो मैनेजेबल सिचुएशन में आता है तो आप उस डोज को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा चीज होता है कि अगर वो मैनेजेबल सिचुएशन में नहीं है, ठीक है, उसका रिएक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे बॉडी का, कि जैसे कुछ बॉडी ने कुछ रिएक्शन में अपना दिखाया कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा उसका रिड्यूस कर सकते हैं, उसके डोज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा ऑब्जर्वेशन थ्योरी होता है। ठीक है, और हम लोगों को जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोगों को कुछ एसिड और अल्कलाइन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एसिड वर्सेस अल्कलाइन फूड। ठीक है, हमारा फूड भी कुछ एसिडिक होता है और कुछ अल्कलाइन फूड होता है। ठीक है, ये एसिडिक फूड क्या होता है? जिसको अम्लीय फूड बोलते हैं, कहने का मतलब एसिड किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा जो है रिएक्टिव होता है, ठीक है, जो डैमेज कर सकता है उसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसके उल्टा होता है आपका अल्कलाइन। ठीक है, जैसे कि हम एसिड की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जनरल अगर एसिड का अंडरस्टैंडिंग लेकर के चले तो आता है आपका जो टॉयलेट साफ करने वाला एसिड की बात कर सकते हैं, तेजाब की बात कर सकते हैं। तो तेजाब जो होता है वो एक एसिड होता है, तो आप एसिड वाले वो को समझिए। ठीक है, क्योंकि वो जो है डैमेज करने के लिए ये होता है, तो उसी तरह से होता है। तो हमारा जो फूड होता है उसमें कम से कम जो है ना 80% फूड फूड हमारा जो है वो अल्कलाइन फूड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी कोशिश हमें हमेशा रहनी चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में हमारा अल्कलाइन फूड की मात्रा ज्यादा हो, और जितना कम हो सके हम उतना एसिडिक फूड की तरफ जाए। एसिडिक फूड में क्या आता है? आपका मीट आता है, सॉफ्ट ड्रिंक आता है,
प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जो डब्बा बंद फूड होता है, जो शुगर होता है, पोर्क होता है, शराब होता है, और ब्लैक कॉफी और टी जो होते हैं, जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं, वो सब एसिडिक कैटेगरी में आते हैं। मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉफी और ब्लैक टी मिलते हैं। और बर्गर पिज्जा आप जानते हैं, ये सभी चीजें जो है एसिडिक फूड में आते हैं। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो ग्रीन आपका और कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो अनाज होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं ये सभी अल्कलाइन फूड में आते हैं। तो ऐसी ही चीजों की मात्रा हमारे थाली में ज्यादा होनी चाहिए, अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, है ना। एंजाइम थ्योरी क्या बताता है आपको, कि जो डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है वो एक्चुअल में पेनक्रियास का प्रॉब्लम है, और जो पेनक्रियास का प्रॉब्लम होता है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो पाचन संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो पाचन संबंधी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में कहाँ से आता है, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो होता है एक्चुअल में प्रॉब्लम। तो एक्चुअल में हमारा खाना प्रॉब्लम है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉब्लम है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब खराब होता है तो पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाता है, और जब पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आता है तो फिर डायबिटीज में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंजाइम जो होता है ना, उसकी कमी की वजह से ये सभी चीजें होती हैं। तो एंजाइम का लेवल उसको अगर बढ़ाना है तो हम लोगों को यहाँ पर मोलिंजी हो गया, स्पिरुलिना हो गया, आरजीजीएल और ये सभी कॉलिपाइन, ये सभी चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर आता है आपका ग्रीन थ्योरी आता है। ये क्या होता है ग्रीन थ्योरी, ये ब्लड को लेकर के होता है, कि हमारा ब्लड का जो है ना रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। जो आरबीसी होता है वो 120 दिन में क्या होता है, वो डेड हो जाता है। और उसके बाद से फिर हमारा क्या जरूरी है, इस तरह से अगर डेड हो रहा है तो उसी लेवल में और उसी तरीके से जो है वो हमारा सर्कुलेट होता रहे, बनता रहे हमारा आरबीसी, है ना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी मात्रा में खराब हो रहा है उतनी मात्रा में प्रोड्यूस होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए आयरन कंटेंट वाला चीज लेना है, और क्लोरोफिल वाला कंटेंट लेना है। तो वो किस में मिलता है, हमें स्पिरुलिना में मिलता है। तो यही ग्रीन थ्योरी होता है, इस चीज को हमें समझना है। जो हमारे पेट के लिए सही है वो हमारे चेहरे के लिए भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमारा पेट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो हमारे स्किन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे पेट के लिए अच्छा हो जाता है उसको हम अपने अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्पिरुलिना और नोनी, ये सभी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो उसका मास्क भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा पेट जब खराब होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में प्रॉब्लम आता है तो स्किन में भी प्रॉब्लम आता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कभी भी आप देखें, अगर पेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपका स्किन जो है वो डल होना शुरू हो जाएगा, आपका जो ग्लोनेस है आपके फेस का वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इन सभी चीजों की जब हम बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो डीएक्सएल के सभी प्रोडक्ट्स हैं, जब हम उसको हेल्थ को लेकर के बात करेंगे तो हमारा रेंज इतना बढ़ जाएगा कि उस रेंज में जो है इन्फेंट से लेकर के और सभी लोग आ जाएंगे। कौन कौन लोग आ जाएंगे, प्रेग्नेंट लेडी जो है वो भी आ जाएंगी, उनका जो बच्चा है उनके अंदर जो पेट में उनका बच्चा है उनको भी पोषण मिलेगा। तो जो वोम है, वोम टू टॉम बोला जाता है, यानी कि मतलब पेट के गर्भ से लेकर के और जो कब्रिस्तान में जिनका पैर लटकते रहता है वहां तक सभी लोग हमारे कंज्यूमर हैं। प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, इन्फेंट हो गए, जो स्कूल वाले चिल्ड्रन है, स्कूल जाने वाले वो सभी हो गए, टीनेजर्स हो गए, मैरिड कपल्स हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, बहुत बीमार लोग हो गए, ये सभी लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो हमें इसी तरह से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने की जरूरत है। जब हम ये प्रोडक्ट की पोजीशन इस तरह से करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट निश्चित रूप से सभी घरों में पहुंच जाएगा। और जब सभी घरों में हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो फिर जाकर के आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यवसाय है, उसका वॉल्यूम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यही हमारा आज का पर्पस था, आज की मीटिंग का। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से आपने स्लाइड बाय स्लाइड चीज़ों को समझाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ आज जुड़े थे उन्हें बेहतर फायदा मिला होगा। और जिस तल्लीनता के साथ आज आप चीज़ें समझा रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे स्लाइड बाय स्लाइड, लोग भी उसी ध्यान पूर्वक चीज़ों को समझ रहे थे। और मुझे विश्वास है कि आज लोगों को काफ़ी फायदा मिला होगा इससे। तो आपका एक बार पुनः धन्यवाद सर, आपने समय दिया।
और मैं सारे दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और आप जुड़े। और हम कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन स्पीकर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। एवरीवन, थैंक यू थैंक रवि जी, थैंक यू।